हेलो एवरीवन, दिस इज सागर बंसू सर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं, खुश हैं? 9, 10th, 11, 12th के बच्चे सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही है और 1 to 8 अगर आप भी हमें देख रहे हैं तो आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही है। चलिए, अच्छी बात है। तो इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पार्ट नंबर 3 चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल क्लास 10 साइंस का। ठीक है, आप लोगों ने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए बच्चों। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, थर्ड पार्ट में हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। क्या प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, देखिएगा जरा। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। एक मेटल की रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन से करानी है जो कि मेटल बी का बना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। यानी सॉल्ट सॉल्यूशन जो बनेगा वो मेटल ए का बनेगा और मेटल बी आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। यानी यहाँ से रिकॉल करिए कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए एग्जाम्पल के साथ, Zn प्लस सी यू एस 4 गिव Zn एस 4 प्लस सी यू। तो जिंक की रिएक्टिविटी जो कि मेटल ए था उसकी रिएक्टिविटी कॉपर के मेटल से ज़्यादा थी, तो उन्हें कॉपर मेटल को डिस्प्लेस करा, खुद अटैच हो गया, तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया मेटल ए का और मेटल भी आपका बाहर कर दिया। ठीक है, अगर इसकी बैक रिएक्शन करते हैं, अगर हम एक कॉपर की स्ट्रिप को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में पुट कर दें तो क्या कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम है, वो जिंक को डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। सही बच्चों को बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अगर मैंने आयरन की स्ट्रिप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में पुट करी जो कि ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, तो व्हाट विल हैपन, आपका जो कलर है ब्लू कलर का किसका, कॉपर सल्फेट का, वो लाइट ग्रीन कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आयरन सल्फेट का कलर कैसा होता है बच्चों, लाइट ग्रीन। ठीक है, और रेड ब्राउन कलर का जो आपका कॉपर की परत है उसके ऊपर जम जाएगी। ठीक, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आयरन की थोड़ी सी परत जम जाएगी। ठीक है, चले आगे। ठीक है, ये लिखा आपका जो रेड ब्राउन आपका कॉपर मेटल है वो आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और जो कलर ऑफ द सॉल्यूशन है वो आपका ब्लू कलर से लाइट ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आई सही बच्चों को? चलिए आगे चलते हैं बहुत जल्दी से। रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन। अब मेटल की रिएक्शन किसके साथ करानी है बच्चों? क्लोरीन के साथ करानी है। तो अब क्या आयनिक क्लोराइड बनेंगी। यहाँ पे मैंने आयनिक वर्ड क्यों इस्तेमाल करा, क्योंकि ये वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, इसलिए ये आयनिक क्लोराइड बनाएंगे। तो पहली रिएक्शन देखो, सोडियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड बन गया। जो हमारे घर में नमक इस्तेमाल होता है सारे सॉल्टे बनेंगे। ठीक है, कैल्शियम की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराई तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। मैग्नीशियम की रिएक्शन क्लोरीन, सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम की क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड। जिंक की रिएक्शन क्लोरीन के साथ जिंक क्लोराइड। तो ये आपके आयनिक क्लोराइड बन जाते हैं विच आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। तो मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो मेटल हाइड्राइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? मेटल हाइड्राइड। सबसे पहला एग्जांपल देखो, सोडियम की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई तो सोडियम हाइड्राइड बन गया, ये भी आयनिक है। ठीक है, वाटर डिजोल्वेबल है। कैल्शियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई तो कैल्शियम हाइड्राइड बन गया, ये भी आपका आयनिक है। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पूरी हो गई। अब आते हैं, बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पे। पहला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। सभी बच्चों को पता है नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनेंगे। वहाँ पे आपने मेटलिक ऑक्साइड बनाए थे जो बेसिक नेचर के थे, यहाँ पे नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनेंगे बच्चों जी जो आपके एसिडिक नेचर के होंगे और न्यूट्रल नेचर के होंगे। पहले एसिडिक नेचर देख लेते हैं। कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये एसिडिक नेचर कैसे है? ठीक है, देखो अगली रिएक्शन में। ये बच्चों एसिडिक नेचर ऐसा है कि अगर मैं इसे वाटर में डिजोल्व करूंगा तो मेरा कार्बोनिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये कार्बोनिक एसिड। पहली बारिश में नहाना मना है। क्यों मना है? क्योंकि जब वाटर आपका सरफेस पे आएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलेगा और वीक कार्बोनिक एसिड बना देगा। अगर वो आपकी बॉडी पे पड़ेगी तो वो आपको हार्म करेगी, इसलिए पहली बारिश में नहाना मना करते हैं बड़े लोग। सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करी तो सल्फर डाइऑक्साइड बनी, ये भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। वाटर के साथ मिलके क्या बना लेगा? सल्फुरस एसिड बना लेगा, तो ये भी हमारे लिए दिक्कत की बात है। तो नॉन मेटल की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ होती है तो न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनते हैं।
कैसे पता? कार्बन के रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ कराए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना समटाइम्स, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। कैसा ऑक्साइड है? न्यूट्रल ऑक्साइड है। हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई तो वाटर बन गया, ये भी आपका एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। नॉन मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता हाइड्रोजन गैस देने के लिए। नॉन मेटल आपका एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, जो कि डाइल्यूट फॉर्म में होता है। नॉन मेटल आपका सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे एनायंस की। कैसे? देखिए जरा, क्लोरीन की रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड के साथ कराई मैंने, तो आपका सोडियम क्लोराइड बन गया और ब्रोमीन आपका अलग हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा थी। सबको बात क्लियर समझ में आई? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, नॉन मेटल के रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे तो कोवलेंट क्लोराइड बनेंगे, जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का बच्चों क्या मतलब होता है? विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। सबको बात क्लियर हो गई हमारी तरफ से? आगे चलते हैं। Now check out the reactions. Hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride and potassium plus chlorine give potassium chloride. ठीक है, ये आपके कैसे क्लोराइड होते हैं? कोवलेंट क्लोराइड्स होते हैं, विच आर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्या बात समझ में आती है आपको? राइट, वेरी गुड। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन, तो वहाँ बने थे आयनिक हाइड्राइड्स, यहाँ बनेंगे कोवलेंट हाइड्राइड। तो नॉन मेटल के रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराओगे तो कोवलेंट हाइड्राइड बनेंगे। हाइड्रोजन की रिएक्शन सल्फर के साथ कराई तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना, H2S गैस बना। नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराई तो नाइट्रोजन हाइड्राइड बना आपका, जो कि अमोनिया बोला जाता है, NH3। ठीक है, क्या बोला जाता है? अमोनिया बोला जाता है, NH3, और वो आपका कोवलेंट होता है। ठीक है, अब इनके बेसिस पे हम लोग बच्चों क्या पढ़ने वाले हैं? डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर पढ़ना पेपर के लिए। मेटल कैसे ऑक्साइड बनाता है? बेसिक ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटल आपके एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। मेटल के रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होती है। नॉन मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। मेटल क्या करता है? एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस करता है। ये एसिड, नॉन मेटल आपका एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। मेटल आपका आयनिक क्लोराइड बनाता है, नॉन मेटल आपका कोवलेंट क्लोराइड बनाता है। बोलो सभी बच्चों को चारों पॉइंट क्लियर हैं? डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, यूजेस ऑफ मेटल्स। अब ये तो बच्चों आपको मेटल के यूजेस पढ़ने की, कौन कौन सा मेटल आपका कहाँ का इस्तेमाल होता है। कॉपर और एल्यूमिनियम आपका इलेक्ट्रिक वायर्स में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर एंड आपका एल्यूमिनियम घर के बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट्री के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे बोल्ट होता है, पेच होता है, तो उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिंक आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के काम आता है, गैल्वेनाइजिंग के काम आता है, यानी आयरन के ऊपर कोट करने के काम आता है। सिल्वर गोल्ड मेटल आपके ज्वेलरी बनाने में काम आएंगे, और लेड आपकी कार बैटरीज और पेंसिल बनाने में काम आती है, आपको पता है। यूजेस ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल बच्चों आपको कहाँ का इस्तेमाल होता है? नाइट्रोजन आपका अमोनिया बनाने में, फर्टिलाइजर यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर जो आपके क्रॉप्स वगैरह पर डलते हैं उनमें, उन्हें बनाने के काम आता है। जो आपके हाइड्रोजन है वो आपके रॉकेट फ्यूल में काम आती है। क्या फ्यूल किसे उड़ाने के लिए? रॉकेट को उड़ाने के लिए। ठीक। कार्बन आपका ग्रेफाइट फॉर्म में इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है बैटरी के। नाइट्रोजन आपका फूड मटेरियल्स को पैक करने के काम आता है, अपना रेंसिडिटी पे पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। सल्फर आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आता है। तो बच्चों ये आपके कुछ नॉन मेटल के यूजेस थे जो आप लोग पढ़ लेंगे और पेपर में आ जाते हैं, कभी कभी दोनों यूजेस आ जाते हैं, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के। अच्छा, आपको अब यहाँ से एक बात याद रखनी है कि मेटल की रिएक्शन अगर नॉन मेटल के साथ कराएंगे तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म होते हैं। कैसे कंपाउंड फॉर्म होते हैं? आयनिक कंपाउंड। उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है बच्चों? आयनिक बॉन्ड बनता है। कैसा बॉन्ड बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है उनके बीच में। नॉन मेटल की रिएक्शन अगर दूसरे नॉन मेटल के साथ कराएं तो कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। कैसे कंपाउंड बनते हैं बच्चों? कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। कैसे? कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि उनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है उनके बीच में। क्या सभी बच्चों को बात क्लियर है? चलिए, व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड
जो फोर्स होती है दो एलिमेंट के बीच में, जो फोर्स होती है वो आपके एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो ऐसी फोर्स को जो होल्ड करके रखी है दो एटम्स को टुगेदर, दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। दैट फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। नाउ इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस, व्हाट इज द इनर्टनेस? इनर्टनेस का मतलब होता है कि नॉन मेटल जो आपकी नोबल गैस हैं वो आपकी अनरिएक्टिव होती है। इनर्टनेस का मतलब होता है बच्चों अनरिएक्टिव। ठीक है, क्या मतलब होता है? अनरिएक्टिव। तो जो आपका पीरियोडिक टेबल है जो हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे, उसके अंदर जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होंगे ना, वो सारे के सारे नोबल गैस होती हैं। उन्हें इनर्ट गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनर्ट गैस और नोबल गैस बोला जाता है। कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेलम और रेडॉन। फिर से बोलो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये 6 आपकी कैसी गैस होती है? नोबल गैसेज होती है बच्चों। ठीक है, हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करती, कंपाउंड नहीं बनाते। आपसे पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि इनके जो आउटरमोस्ट शेल होते हैं कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, शेल इनकी फिल्ड होती है और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के पास क्या नहीं है? टेंडेंसी नहीं है लूज करने की और गेन करने की। तो ये कोई बॉन्ड नहीं बनाते, ना आयनिक बनाएंगे ना ही कोवलेंट बनाएंगे। ठीक है बच्चों। तो क्योंकि ये केमिकली अनरिएक्टिव है बच्चों, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या? फिक्स है, ना वो लूज करेंगे ना गेन करेंगे। तो उनके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह पर फिक्स है और केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते। तो ये आपके 6 टाइप के बच्चों वही आ गए जो मैंने आपको बताया था, इनर्ट गैसेज और नोबल गैसेज, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। तो ये इनके एटॉमिक नंबर लिखे गए हैं इनके आगे। सिंबल याद करेंगे, एटॉमिक नंबर याद करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करेंगे और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। बच्चों वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? बाहर वाले, जो सबसे बाहर वाली शेल में होते हैं। ठीक है, लेटर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, नियॉन 10, आर्गॉन 18, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 एंड रेडॉन आपका 86। तो अभी तो आप इसी तरीके से पढ़ लीजिए इन्हें। ठीक है, जो आने वाले टाइम में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कैसे कैसे होती है, एटॉमिक नंबर बताऊंगा और उनके वैलेंशियल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्ड क्यों बनाया जाता है और किस वजह से बन जाता है? क्योंकि क्या होता है बच्चों, किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कभी कभी शेयर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, कभी कभी ट्रांसफ़र कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, कभी शेयर करेंगे मतलब गेन करेंगे, लूज करेंगे या फिर शेयर करेंगे। तो इस वजह से केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है दो एलिमेंट के बीच में। समझ पा रहे हैं? तो कभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे कभी कम होंगे, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र या शेयरिंग हो जाती है, जिससे हमारे आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड हमारे बन जाते हैं। आउटरमोस्ट शेल को बेटा वैलेंस शेल भी बोला जाता है। जो बाहर वाली शेल होती है, सबसे बाहर वाली, एक एटम की जो सबसे बाहर वाली शेल होती है उसे क्या बोला जाता है? वैलेंस शेल बोला जाता है। और उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। कैसे भी बच्चों को बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है तो। इसके बाद एक आयंस क्या होते हैं? एक आयन आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम होता है, यानी एक ऐसा एटम जिसके ऊपर चार्ज होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले पर जैसे आपका सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, उसके ऊपर आपने चार्ज लिखा देखा है माइनस प्लस वाला। तो ये आपके आयंस बताते हैं, यानी या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर ऊपर प्लस चार्ज है तो यानी उन्हें इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो यानी उन्हें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है, उसके पास कमी थी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो आयंस क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम, एक ऐसा एटम जिसके ऊपर या तो इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर ज़्यादा है। प्लस है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, डोनेट कर दिए होंगे, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, गेन कर लिए होंगे। तो ऐसे एटम्स को जो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं उन्हें आयंस बोला जाता है। क्या सभी बच्चों को बात क्लियर है? तो बेटा इस पार्ट में हम लोग यहीं तक ही पढ़ेंगे। ठीक है,
तो मुझसे वादा करिए, जैसे ही आप लोग इस पार्ट को देखेंगे तुरंत आप लोग इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे इसे क्या करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करेंगे और सभी लोगों को शेयर कर देंगे। हो सकता है किसी बच्चे को ना मिले और हो सकता है गलती से बच्चों से मेरा चैनल अनसब्सक्राइब हो गया हो, तो उन्हें बोल देंगे कि आप सब्सक्राइब दोबारा कर लीजिए और सर की वीडियो देख लीजिए। थर्ड पार्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आ गया है और फोर्थ पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मदद करिए हर बच्चे की, क्योंकि हर बच्चे के पास कोचिंग नहीं होता। हो सकता है कि आपका एक शेयर उनके लिए मदद बन जाए। ठीक है, तो सभी बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सभी में फैला दीजिए, क्योंकि सागर बंसल सर हमेशा आपके साथ हैं। 9, 10, 11, 12 मैथ्स, साइंस एंड रीजनिंग एंड रियलिस्टिक एंड मोटिवेशनल वीडियोज़ इन द weekend. Good luck and all the best, students.